हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा अधिनियम एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की। यह 1962 का अधिनियम संख्यांक 33 है। 15 सितंबर 1962 को इसका इन्फोर्समेंट डेट है। अब बात करेंगे कि यह जो अधिनियम है वह भारत की जनता के कल्याण के लिए और अन्य शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग के लिए और उससे संबंध बातों के निमित्त उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया। भारत गणराज्य के 13वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया गया। इसमें टोटल 31 धाराएं हैं, 31 धाराएं हैं जो इसका उपबंध करती हैं। पहला बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। इसका भी जो विस्तार है वह कहाँ होगा? होल इंडिया, संपूर्ण भारत पर। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। बात करेंगे दोस्तों परिभाषाएं और निर्वचन की। हर एक्ट के अक्सर देखा जाता है सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, तो परिभाषाएं सेक्शन 2 में दी गई हैं। परमाणु ऊर्जा 2A में दिया गया है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा से परमाणु केंद्रक द्वारा विखंडन और संलयन की प्रक्रियाओं सहित किसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निकली ऊर्जा से अभिप्रेत है। विखंड सामग्री से अभिप्रेत है यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम या कोई अन्य सामग्री जिसमें से ये पदार्थ या ऐसी कोई अन्य सामग्री जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित करे। ख में सरकारी कंपनी के बारे में दिया है। ग में खनिज की परिभाषा दी गई है। खनिज की परिभाषा के अंतर्गत आती है कि ऐसे सभी पदार्थ जो मृदा से, जिसके अंतर्गत जलोढ़ या चट्टानें हैं, भूमिगत या सतह पर कार्यकरण द्वारा प्राप्त किए गए हैं या प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिसूचना से मीन्स यह होता है 2D में जैसा दिया गया है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से अभिप्रेत है। संयंत्र से अंतर्गत मशीनरी, उपस्कर या समाश्रित है, चाहे वे भूमि में बद्ध हो या नहीं। अब आगे देख रहे हैं आप, जैसा कि 2च में विहित उपस्कर की परिभाषा दी गई है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे विहित पदार्थ की। विहित पदार्थ की परिभाषा आपके सामने दिख रही है 2छ में। विहित पदार्थ से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विहित किसी खनिज सहित ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो उसकी राय में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन या उपयोग या उससे संबंध विषयों में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम, ड्यूटेरियम या उनके कोई व्युत्पन्न या यौगिक या अन्य सामग्री है जिसमें उपयुक्त पदार्थों में से कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है। ज में विकिरण से गामा विकिरण, एक्सरे, अल्फा कण, बीटा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य केंद्रक उप परमाणु वाली किरणें अभिप्रेत हैं, किंतु ध्वनि या रेडियो तरंग वाली अविरक्त या पराबैंगनी प्रकाश नहीं है। झ में रेडियो एक्टिव पदार्थ की परिभाषा दी गई है। इसके बाद 2 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम में खनिज निकालने वाले के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत खनिजों के खनन करने वाले, प्राप्त करने वाले, उन्हें बाहर लाने वाले, उनका परिवहन करने वाले, उन्हें छांटने वाले, उन्हें निष्कर्षण या उनकी अन्यथा अभिक्रिया के प्रति निर्देश है। इस अधिनियम में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन या उपभोग के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत ऐसे उत्पादन या उपभोग की प्रारंभिक या आनुषंगिक प्रक्रिया करने के प्रति निर्देश है। जो धारा 3 है, धारा 3 में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होगी। परमाणु ऊर्जा से संबंधित, रेडियो एक्टिव पदार्थ से संबंधित, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जितना कि धारा 3 में क्या दिया है कि जो केंद्रीय सरकार होगी उसकी साधारण शक्तियाँ क्या होगी। दोस्तों अब हम बात कर लेंगे धारा 4 की। धारा 4 में यह बताया गया है कि यूरेनियम या थोरियम की खोज की सूचना। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने
चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ या पहले के पश्चात यह खोज की है या खोज करता है। यूरेनियम या थोरियम भारत में किसी स्थान पर पाया जाता है। इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से या खोज की तारीख से 3 माह के अंदर इनमें जो भी बाद में पड़े खोज की रिपोर्ट लिखित रूप में केंद्रीय सरकार को या इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को देगा। और धारा 5 में बताया गया है यूरेनियम वाले पदार्थों के खनन अथवा सांद्रीकरण पर नियंत्रण। नियंत्रण किसका होगा? सेंटर का होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपका स्क्रीनशॉट लेके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। धारा 6 में बताया गया है यूरेनियम के व्ययन के बारे में कि यूरेनियम का व्ययन कैसे होगा। आगे बात करेंगे धारा 7 की। धारा 7 में यह बताया गया है कि सामग्री, संयंत्र या प्रक्रियाओं के बारे में सूचना प्राप्ति की शक्ति। किस 3 चीज़ों की बात करता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति पर लिखित सूचना तामील करके उससे ऐसे समय पर और ऐसी विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसे रेखांक, रेखा चित्रों और अन्य दस्तावेजों के साथ जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे नियत कालिक और अन्य विवरणियों या कथनों की अपेक्षा कर सकती है जो निम्नलिखित संबंधों में विनिर्दिष्ट की जाए। और निम्नलिखित जो संबंध है वो आपको दिख रहे हैं, आप चाहे देखना चाहिए क, ख, ग, घ, ये जो 4 क्लॉज हैं इसमें निम्नलिखित संबंध बताए गए हैं। आ जाते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 बताता है प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। मतलब केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपना अपराधिकार प्रदर्शित करने वाली सम्यक अनुप्रमाणित दस्तावेज को पेश करके यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो किसी खान में या परिसर या भूमि में प्रवेश कर सकता है। आ जाते हैं सेक्शन 9 में खनिजों की खोज के लिए या काम करने की शक्ति। सेक्शन 9 में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भूमि की सतह, उसके ऊपर या नीचे ऐसा काम कर सकती है जो यह खोज के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे। इसी के बारे में डिटेल से दिया गया है धारा 9 में। बढ़ते हैं धारा 10 की ओर। धारा 10 बताता है खनिज निकालने के अधिकारों का अनिवार्य वर्जन के बारे में। वह अधिकार के अनिवार्य वर्जन की बात करता है। आ जाते हैं सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 बतलाता है दोस्तों कि विहित पदार्थों, खनिजों और संयंत्रों का अनिवार्य अर्जन इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय केंद्रीय सरकार इस धारा के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को अनिवार्यतः अर्जित कर सकती है। कोई विहित पदार्थ, ऐसा खनिज जिससे केंद्रीय सरकार की राय में विहित पदार्थों में कोई भी प्राप्त किए जा सकते हैं, और कोई विहित उपस्कर या फिर कोई संयंत्र, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। धारा 11 बात करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 12 की। इससे पहले बात कर लेते हैं धारा 11A की। 11A में शंकाओं के दूर करने की बात की गई है और कुछ नहीं है। 12 बताता है खान के अनिवार्य अर्जन की दशा में प्रतिकर, कि जहां केंद्रीय सरकार किसी विधि के अनुसार कोई खान या खान का भाग जिससे केंद्रीय सरकार की राय में विहित पदार्थों में से कोई प्राप्त किया जा सकता है अर्जन करती है, वहाँ से अर्जन की बाबत की प्रतिकर धारा 21 के अनुसार संदत्त किया जाएगा। बात करेंगे धारा 13 की कुछ संविधाओं में नोवेशन, मतलब कुछ संविधाओं का नवीन कैसे होगा वो धारा 13 में बताया गया है। धारा 14 बात करता है दोस्तों परमाणु ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग पर नियंत्रण। यह बहुत इम्पोर्टेंट धारा है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग पर नियंत्रण किसका होगा? तो केंद्रीय सरकार का। केंद्रीय सरकार इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित को उसके द्वारा की गई अनुज्ञप्ति के बिना प्रसिद्ध कर सकती है। यह दोस्तों यह जो धारा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अब बात करेंगे हम दोस्तों धारा 15 की। यूरेनियम या प्लूटोनियम के निष्कर्षण के लिए किसी पदार्थ का अपेक्षित किया जाना। यह बात करते हैं धारा 15 की, किसकी? यूरेनियम या प्लूटोनियम की। धारा 16 बात करता है रेडियो एक्टिव पदार्थों पर नियंत्रण, मतलब केंद्रीय सरकार अपनी लिखित सहमति के बिना किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विनिर्माण, कब्जे, उपयोग, विक्रय द्वारा या अन्यथा अंतरण, निर्यात और आयात की उपस्थिति में परिवहन और व्ययन का प्रतिषेध कर सकते हैं। अब बात करेंगे धारा 17 की। धारा 17 सुरक्षा के बारे में विशेष उपबंध करता है, किसकी? परमाणु ऊर्जा के बारे में विशेष उपबंध करता है, या सिक्योरिटी से संबंधित है धारा 17। धारा 18 जानकारी के प्रकटीकरण पर निर्बंधन। जैसा कि आप RTI के अंतर्गत
परमाणु ऊर्जा से संबंधित जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो यह क्या करता है, जानकारी के प्रकटीकरण पर निर्बंधन लगाता है। और धारा 19 बताता है कि आप प्रसिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश का रोका जाना है, कि जो क्षेत्र प्रसिद्ध किए गए हैं, रोके गए हैं आपको जाने के लिए, आप उनमें पहुंच नहीं सकते। मतलब किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के लिए बात की गई है धारा 19 में। केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को आदेश द्वारा प्रसिद्ध कर सकती है। और धारा 20 बताती है आविष्कारों के बारे में, विशेष उपबंध के बारे में बात करेंगे। धारा 21 बात करता है प्रतिकर के संदाय के संबंध में सिद्धांत, मतलब कैसे किसी व्यक्ति से कंपनसेशन प्रतिकर लिया जा सकता है किसी गलती के लिए, किसी रॉन्ग के लिए, तो यह उपबंध करता है धारा 21। 22 में आ जाते हैं। 22 बताता है विद्युत के बारे में विशेष उपबंध, यानी विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 कि किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित क्या होगा, प्राधिकार होगा कि वह विद्युत के बारे में विशेष उपबंध कर सके। 23 में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रशासन के बारे में दिया गया है। 24 में अपराध और शास्तियाँ के बारे में दिया है, अगर कोई अपराध करेगा तो उस व्यक्ति को क्या सेक्शन मिलेगा, कि अगर कोई व्यक्ति धारा 14 के अधीन अगर कोई अपराध करता है या उल्लंघन करता है, अगर कोई धारा 17 या धारा 17(4) या धारा 18(2) का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कौन धारा है, 14, 17, 17(4) और 18(2) का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। मतलब यह जो सेक्शन 24 है यह अपराध और शास्तियों के बारे में बात करता है। और 25 बात करता है अगर कोई सी कंपनी द्वारा अपराध हो जाए तो उस दिशा में क्या होगा। सेक्शन 26 बात करता है कि अपराधों के संज्ञान के बारे में, कि इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संज्ञेय होंगे, किंतु इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति बाबत की कार्यवाही या जो धारा 18, 14, 17 का प्रयोग अगर उल्लंघन करते हैं तो वो सब ये मतलब जो अपराधों का संज्ञान कैसे होगा उसकी बात करती है धारा 26। और धारा 27 बात करती है पावर के डेलीगेशन की, यानी शक्तियों का प्रत्यायोजन कैसे होगा इस अधिनियम के अधीन। और धारा 28 बात करती है कि अन्य विधियों का प्रभाव क्या होगा परमाणु ऊर्जा पर। 29 में बात की गई है सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। और धारा 30 में बात की गई है नियम बनाने की शक्ति। और जैसा कि आप जानते हैं इसमें कितनी धाराएं हैं, 31, और 31 धारा में कहा गया है अधिनियम का सरकार पर आबद्ध कर होना, इस अधिनियम के उपबंध सरकार पर आबद्ध कर होंगे। थैंक यू दोस्तों।